क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास कैसे किसी देश की पहचान को पूरी तरह बदल देता है? कैसे ईसा मसीह की इबादत करने वाली एक सभ्यता धीरे धीरे इस्लामी ताकत में तब्दील हो गई। ये कहानी टर्की की है। वो टर्की जहां आज अजान की आवाज गूंजती है, लेकिन कभी यह धरती चर्च की घंटियों से जगती थी। एक ऐसी जमीन जहां सत्ता बदली, मजहब बदला और वक्त के साथ सब कुछ बदलता चला गया। समय के साथ सिर्फ शासक नहीं बदले, बल्कि पूरी संस्कृति, सोच और देश की दशा दिशा बदल गई। और यहीं से ये कहानी दिलचस्प हो जाती है। आज हिस्ट्री बुक की इस कहानी में हम वक्त के पहिए को पीछे घुमाएंगे, उन साम्राज्यों, उन जंगों, उन फैसलों को समझेंगे जिन्होंने टर्की को वैसा बनाया जैसा वो आज है। क्योंकि इतिहास कभी बीतता नहीं है, वो आज भी फैसले लेता है। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा। हिस्ट्री बुक के नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टर्की कहानी शुरू होती है आज से करीब 1700 साल पहले, जब इस्तांबुल को बाइजेंटियम के नाम से जाना जाता था। यह शहर बॉस्फोरस जलसंधि के मुहाने पर बसा था, जो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ता था। अगर इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करें तो वो इतनी खास थी कि जो यहां राज करता वो पूरी दुनिया के व्यापार और राजनीति पर कब्जा कर लेता। सन 330 में रोमन राजा कॉन्स्टेंटाइन प्रथम ने इसकी अहमियत को समझा और अपनी नई राजधानी बनाने का इसे फैसला किया, और उन्होंने इसे नया नाम दिया था कॉन्स्टेंटाइनोपोल, जिसे हम और आप कुस्तुनतुनिया के नाम से जानते हैं। राजा कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को अपनाया, जिसके बाद यह शहर रातों रात ईसाइयों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर बन गया। यहां पर राजा ने सन 537 में हागिया सोफिया नाम का एक बहुत बड़ा और भव्य चर्च बनवाया, जो उस समय आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा चमत्कार माना जा रहा था। करीब 1000 साल तक कुस्तुनतुनिया ईसाइयों का गढ़ बना रहा। यहाँ की गलियों में चर्च की घंटियां गूंजती। तब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन इस देश की, इस शहर की पहचान पूरी तरह बदल जाएगी और यह शहर इस्लामी खिलाफत का सबसे बड़ा केंद्र बन जाएगा। क्योंकि उस समय ईसाइयों की ताकत और उनका साम्राज्य बहुत ज्यादा फैला हुआ था। लेकिन फिर वक्त बदला। 7वीं सदी के आसपास अरब की धरती से इस्लाम का संदेश पूरी दुनिया में फैलने लगा। मुस्लिम राजाओं और सुल्तानों का एक ही सबसे बड़ा सपना था कि वो किसी भी तरह कुस्तुनतुनिया के उस मजबूत किले को जीत ले, जिसकी दीवारें आसमान से बात करती थी। उस दौर में एक धार्मिक मान्यता थी और एक कहावत मशहूर थी कि जो राजा कुस्तुनतुनिया को फतेह करेगा वो दुनिया का सबसे महान और सच्चा सुल्तान कहलाएगा। सदियों तक इस शहर पर कई बड़े हमले हुए, लेकिन इसकी डिफेंस वॉल, सुरक्षा दीवारें इतनी ऊंची और मजबूत थीं कि कोई भी सेना तोड़ नहीं पाई। फिर इतिहास में साल 1453 आया, जब उस्मानिया सल्तनत के महज 21 साल के एक जिद्दी और बहादुर नौजवान सुल्तान महमद सेकंड ने अपनी विशाल सेना और उस दौर की सबसे खतरनाक तोपों के साथ कुस्तुनतुनिया की घेराबंदी की। 29 मई 1453 की एक लंबी और खूनी जंग के बाद सुल्तान की सेना ने शहर की दीवारों को तोड़ दिया और कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। ईसाई साम्राज्य के अंत का वो पल था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, क्योंकि सुल्तान ने जीतते ही हागिया सोफिया चर्च के अंदर कदम रखा और तुरंत मस्जिद में बदलने का हुक्म सुना दिया। शहर का नाम बदलकर इस्तांबुल की पहचान दी गई और यहीं से शुरू हुआ वो ऑटोमन साम्राज्य, जिसने अगले 600 सालों तक दुनिया के 3 बड़े हिस्से यूरोप, एशिया और अफ्रीका पर राज किया, और टर्की पूरी तरह से एक मुस्लिम देश बन गया। सदियां बीतती गई। एक समय ऐसा आया जब ऑटोमन साम्राज्य की ताकत धीरे धीरे कमजोर होने लगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंत तक ये पूरी तरह से बिखर गया। विदेशी ताकतों ने टर्की को आपस में बांटने की तैयारी की थी, लेकिन ऐसे संकट के समय में टर्की के एक बड़े फौजी अफसर मुस्तफा कमाल अतातुर्क का उदय हुआ, जिन्हें आज भी आधुनिक टर्की का पिता माना जाता है। उन्होंने गहराई से देखा कि अगर टर्की को फिर से पैरों पर खड़ा करना है तो उसे पुरानी मजहबी बेड़ियों और कट्टरपन से बाहर निकालना पड़ेगा। उन्होंने 1923 में टर्की को एक आजाद रिपब्लिक बनाया और सन 1924 में पुरानी खलीफा की गद्दी और पद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, जिसने पूरी मुस्लिम दुनिया में तहलका मचाया। अतातुर्क ने तुर्की को बदलने के लिए बहुत साहसी फैसले लिए, जैसे अरबी की जगह लैटिन को अनिवार्य किया, मदरसों की जगह मॉडर्न स्कूल खोले, महिलाओं को वोट देने और बराबरी का हक दिया, और सबसे बड़ी बात यह कि देश को सेकुलर घोषित किया।
उनका मानना था कि धर्म इंसान का निजी मामला है और देश सिर्फ कानून और विज्ञान से चलना चाहिए। जिसके बाद दशकों तक दुनिया टर्की को एक ऐसी मिसाल के तौर पर देखती रही जहां इस्लाम और आधुनिकता एक साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। टर्की का वो आधुनिक और खुला हुआ चेहरा पिछले 20-22 सालों में हालांकि बदलने लगा है। जब साल 2003 में एर्दोगान सत्ता के कमान पर आए, एर्दोगान ने शुरुआत तो विकास और तरक्की के वादों से की, लेकिन जैसे जैसे पकड़ मजबूत हुई, अतातुर्क के रास्तों को छोड़कर वापस पुराने कट्टरपंथ की राह पकड़ ली। एर्दोगान के मन में एक नया सपना पलने लगा कि वो पुराने सुल्तानों की तरह पूरी मुस्लिम दुनिया के नेता बन जाएं और इसलिए अपनी रणनीति को फिर से धर्म का आधार दिया। उन्होंने अतातुर्क के फैसले को पलटते हुए हागिया सोफिया, जिसे एक म्यूजियम बना दिया गया था, फिर से मस्जिद घोषित कर दिया ताकि कट्टरपंथी लोगों का समर्थन मिले। आज टर्की में डेमोक्रेसी की हालत खराब है, प्रेस फ्रीडम पर कड़ा पहरा है और जो भी एर्दोगान की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है उसे जेल भेज दिया जाता है। एर्दोगान अपनी जनता को पूरे साम्राज्य का गौरव दिखाकर असल मुद्दों से भटका रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि टर्की की करेंसी लीरा कौड़ियों के भाव गिर रही है। इकॉनमी जो है वो चरमरा गई है, फिर भी दुनिया का खलीफा बनने का जुनून सवार है और शायद इसीलिए उन्होंने भारत की मदद के एहसान को भी भुला दिया था। भारत और टर्की के रिश्तों में एक बहुत बड़ा भावुक मोड़ तब आया जब फरवरी 2023 में टर्की में भयानक भूकंप आया था। हजारों मासूम मलबों के नीचे दम तोड़ रहे थे। उस मुश्किल और अंधेरी घड़ी में भारत ने पुरानी कड़वाहट और कूटनीतिक मतभेदों को भुलाकर ऑपरेशन दोस्त चलाया और सबसे पहली मदद का हाथ बढ़ाया। भारतीय सेना के डॉक्टर, एनडीआरएफ के जाबाज जवान अपनी जान जोखिम में डालकर टर्की के शहरों पहुंचे, मोबाइल अस्पताल खोले, दवाइयां भेजी, हजारों लोगों का इलाज किया। उस वक्त टर्की के राजदूत ने भावुक होकर भारत को सच्चा दोस्त और बड़े दिल वाला भाई कहकर संबोधित किया। लेकिन राजनीति के मैदान में एहसानों की उम्र कम होती है, क्योंकि जैसे ही संकट टला, एर्दोगन वापस अपनी पुरानी और भारत विरोधी राजनीति पर लौट आए। मई 2025 में उनके दिए गए बयानों ने साबित किया कि टर्की ने भारत की उस निस्वार्थ मदद को राजनीति और पाकिस्तान के साथ वाले ब्रदरहुड के नीचे दबा दिया। सवाल, क्या पाकिस्तान और टर्की मिलकर इस्लाम की ठेकेदारी कर रहे? देखिए, आज की तारीख में एर्दोगान पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपना भाई, जिगरी दोस्त बताते हैं। वो कह रहे हैं कि दुनिया में टर्की पाकिस्तान की दोस्ती जैसा कोई एग्जाम्पल नहीं। वे हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाते हैं। ये वही पाकिस्तान है जिसका पूरा इतिहास आतंकवाद को पालने पोसने और भारत के खिलाफ साजिशें रचने में बीता, जिसके खिलाफ भारत ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकी ठिकानों को मिट्टी मिलाया। लेकिन टर्की, जो सेकुलरिज्म के नाम पर आगे बढ़ा था, अब कट्टरपंथी सोच के नाम पर दुनिया को गुमराह कर रहा है। एर्दोगान को लगता है कि वो पाकिस्तान की परमाणु ताकत को साथ जोड़कर सऊदी अरब जैसे देशों को चुनौती दे पाएंगे, खुद को इस्लाम का नया ठेकेदार बना पाएंगे। हालांकि भारत ने भी साफ किया कि भारत ऑपरेशन दोस्त में दिल बड़ा दिखा सकता है तो फिर ऑपरेशन सिंदूर में सबक भी सिखा सकता है। ठीक है, टर्की का सफर चर्चों के शहर से शुरू होकर खलीफाओं की ताकत तक गया, फिर अतातुर्क के सुधारों ने उसे आधुनिक बनाया। लेकिन आज की राजनीति वापस पुराने उस अंधेरे पर ले जा रही है जहां वो पुराने एहसानों को भुलाकर भविष्य में अपने आप को कट्टरपंथी देश बनाकर बर्बाद होने की तरफ निकल पड़ा है। क्या टर्की वापस कट्टरपंथ की तरफ जाएगा या फिर अतातुर्क ने जो उन्हें रास्ता दिखाया था उस रास्ते पर लौटकर महान मुल्कों की श्रेणी में आएगा? जो भी होगा वो टर्की कहानी होगी, लेकिन फिलहाल ये कहानी उस टर्की की थी जो क्रिश्चियनिटी से इस्लाम धर्म की तरफ बदला था। हिस्ट्री बुक पर ऐसी और कहानी आपको मिलती रहेंगी।